हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका रिविजनरी टेस्ट पेपर मई 25 एग्जाम्स के लिए बेटे। और ये बात सारे बच्चों को पता है कि आरटीपी में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और एज यूजुअल इस आरटीपी में भी 20 क्वेश्चंस हैं आपके। इन 20 क्वेश्चंस में से जो 10 क्वेश्चन आपके वो तो एमसीक्यू हैं और जो बाकी के जो 10 हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं। और इन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन रिपीटेड है और 5 क्वेश्चन आपके न्यू हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो तो क्लास बुक की मैं नंबरिंग देके उसको खत्म करूंगा, उसको क्यों डिस्कस करना है, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूंगा बेटे जब क्लास में किए हुए हैं हमने। और जो 5 क्वेश्चन नए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। और उन 5 में से 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एक इंडियस 109 का और एक इंडियस 102 का। इंडियस 28 का भी क्वेश्चन अच्छा है, 5 में से 3 क्वेश्चन अच्छे मान सकते हो आप। तो ये बेटे हमारा टोटल इस आरटीपी का ओवरव्यू है। तो हमें सबसे पहले क्या निपटाना चाहिए, हमें निपटाना चाहिए एमसीक्यूज को। 2 केस स्टडीज हैं, 2 केस स्टडीज हैं, एक 103 की है और एक अपनी वो 105 की है। 5-5 क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है एमसीक्यू में तो टाइम लगेगा नहीं, फिर हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आते हैं। मैं इसको शुरू करता हूं बेटे। हम सबसे पहले एमसीक्यू निपटाते हैं। ये बेटे हमारे पास केस नंबर 1 है, फर्स्ट केस। और ये पूरे का पूरा केस बेटे आपका इंडियस 103 के ऊपर है। अगर स्टूडेंट्स को मेरी बोलने की स्पीड कम लगे तो ये गूगल ड्राइव में है, आपके सॉफ्टवेयर पे चलेगी क्लास, तो भी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं पुराने बच्चों के लिए यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, वहां पे भी आप स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा सकते हैं। आमतौर पे बच्चे कहते हैं जी मेरी क्लास 400 घंटे की है, मैं स्लो बोलता हूं इसलिए टाइम बढ़ता है। इफेक्टिवली अगर आप उसे 1.5x पे देखें, जो कि देखते ही हैं सारे बच्चे, तो 260 घंटे की क्लास है मेरी इफेक्टिवली। तो बस वो बोलने की स्पीड मैं बढ़ा नहीं पाता क्योंकि मुझे आराम से पढ़ाने की आदत है बेटे। तो स्पीड अगर किसी बच्चे को कम लगे आप स्पीड एडजस्ट कर लेना प्लीज। तो बेटे मैं इसको शुरू करता हूं। ये इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आप पढ़ लेना। ये आपको कंपनी के बारे में ब्रीफ करेंगे। एबीसी कंपनी है जी, ये करती है, वो करती है, ये करती है, वो करती है। हमने क्या लेना, हमने सॉल्व करने एमसीक्यू। हम करते हैं मुद्दे की बात और इसका मुद्दा स्टार्ट होता है बेटे फर्स्ट पॉइंट से। यहां से शुरू करते हैं। एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड अ बेवरेज कंपनी PQR फ्रॉम XYZ। जिस कंपनी के लिए हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम है एबीसी। इन्होंने एक बेवरेज कंपनी को एक्वायर किया है और बेवरेज कंपनी का नाम है PQR। और PQR का पुराना जो ऑनर है वो XYZ है। तो इसका मतलब यह है कि PQR का कंट्रोल XYZ के पास है। हमने XYZ को पेमेंट करी और उससे कंट्रोल ले लिया PQR का। पढ़ने से तो यही लग रहा है बेटे। आगे क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन को लगता है 103 और सब्सिक्वेंटली जब हम CFS को अपडेट करते हैं तो उस पे लगता है 110। अभी ये खड़ा है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो 103 का एक्विजिशन मेथड लगाएंगे हम। और मैंने आपको 103 में 4 तरीके बिजनेस एक्विजिशन बताया था। 4 तरीके से आप बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। पहला बाय वे ऑफ नेट एसेट्स, बाय वे ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, रिवर्स एक्विजिशन, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। 4 तरीके से हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। आगे चलते हैं जरा। PQR is the defendant in a court case whereby certain customers of PQR have alleged that products of PQR contain pesticides in excess of permissible level which have caused them health damage। अरे छोड़ो बात, आपकी एक्वायरी कंपनी का नाम है PQR। एबीसी तो एक्वायरर है, PQR को हम खरीद रहे हैं, वो हमारा बन गया एक्वायरी। एक्वायरी के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं क्योंकि ये जो बेवरेज बनाते हैं लोगों का कहना है कि इसमें पेस्टिसाइड जो हैं वो नॉर्मल से ज्यादा है और हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों ने कोर्ट में मुकदमे ठोक दिए। तो सीधी सीधी बात, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
अब कोर्ट में केस चल रहे हैं, है तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी, लेकिन अगर ये प्रोबेबल हो गया तो फिर आपको प्रोविजन बना के और उसको लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्विजिशन मेथड का फॉर्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। आपको सारा चीजें तो पता ही है, अब इसमें क्या बताऊं आपको मैं। आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, जरा आराम से पढ़ेंगे। PQR इज बीइंग सूड फॉर डैमेजेस ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ के केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर। XYZ has indemnified ABC for the losses, if any, due to the cases up to 1 करोड़। पहली बात इंडemnification का कॉन्सेप्ट आ गया, और दूसरी बात अप टू 1 करोड़। तो मैं आपको 5 मिनट लगा के पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि हमने इंडemnification में पढ़ा क्या था। हम एक एंट्री पास करते हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन हम एक एंट्री पास करते हैं एसेट्स डेबिट फेयर वैल्यू पे, टू लायबिलिटीज फेयर वैल्यू। अब मान लो मैंने यहां पे लायबिलिटी लिखी 1 लाख रुपए की, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे झूठ मूठ की फिगर्स ले रहा हूं समझाने के लिए। तो हमने जब क्लास में क्वेश्चंस किए थे तो हम इंडemnification में पढ़ते हैं कि भाई लायबिलिटी अगर 1 लाख रुपए की लिखी है हमने, तो फिर इसके पैसे कटेंगे, एसेट्स के पैसे देने होते हैं, लायबिलिटीज के पैसे हमने काटने होते हैं। लेकिन एक्वायरी मुझे कहता जी आपने लायबिलिटी 1 लाख रुपए ज्यादा लिख ली, आपने मेरे पैसे ज्यादा काट लिए। मैंने बोला ये फेयर वैल्यू है। वो कहता ठीक है फेयर वैल्यू है, आप इसको ऐसा करो 1 लाख मत लिखो, आप इसको 80,000 लिखो। मैंने बोला क्यों? कहता जी ये लायबिलिटी 80,000 से ऊपर नहीं जाएगी, और अगर 80,000 से ऊपर जाएगी ओवर 80,000 तो मैं आपको पैसे रिम्बर्स करूंगा। तो प्लीज आप लायबिलिटी 1 लाख मत लिखो, आप 80,000 ही लिखो। आप लायबिलिटी ज्यादा लिख के मेरे पैसे काट रहे हो, मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं आपको बैकअप दूंगा, 80,000 से ऊपर लायबिलिटी मत लिखो प्लीज आप, और अगर आपको 80,000 से ज्यादा देने पड़े मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि चल तेरे पैसे मैं 80,000 ही काटूंगा। तो मैंने यहां पे एक लिख दिया इंडemnified एसेट डेबिट 20,000 रुपीज। मैंने बोला मैं तो लायबिलिटी 1 लाख ही लिखूंगा क्योंकि फेयर वैल्यू 1 लाख है, चल तेरे पैसे नहीं काटता। मैंने 20,000 रुपए का रिम्बर्समेंट इंडemnified एसेट के तौर पे लिख लिया, तो ये ऑटोमेटिकली 80,000 का इफेक्ट ही देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 लाख की लायबिलिटी है, 20,000 वापिस आ जाएंगे, 80,000 ही है। चलो, तो हमने क्लास में जब भी क्वेश्चन पढ़े तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते थे कि एक लायबिलिटी की अमाउंट होती थी और उसके ऊपर वाला पार्ट इंडemnified होता था कि जी इतने से ज्यादा अगर लायबिलिटी जाएगी तो मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन फिर हमने क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा था बेटे, मैंने क्लास में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 27, ये मैंने क्लास बुक लगा रखी है, और इसमें था अप टू। अरे जिंदल सर ये तो वही क्वेश्चन है जो आप एमसीक्यू पढ़ा रहे हो, ये तो वही क्वेश्चन है, क्लास बुक से उठाया, मतलब स्टडी मैट से उठाया, क्लास बुक क्या है, स्टडी मैट ही तो है, स्टडी मैट से उठाया एमसीक्यू में डाल दिया, ये वही क्वेश्चन तो है, 2 करोड़ 1 करोड़ अप टू। तो जब मैंने क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्लास में कराया था, मैंने बोला था कि इसमें वर्डिंग है अप टू की, इसमें वर्डिंग क्या है अप टू की। अगर क्वेश्चन कह दे अप टू 1 लाख तो फिर इसका उल्टा मतलब हो जाएगा, सामने वाला कह रहा है 1 लाख रुपए की लायबिलिटी तक मैं आपको दे रहा हूं इंडemnification, अगर लायबिलिटी 1 लाख से ऊपर गई तो आपकी। वैसे तो कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है सर, वैरायटी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जब मैं आपको क्लास में करा रहा था, मैंने अप टू का मतलब समझाया था, भाई ये तो अप टू की बात कर रहा है आपके साथ अब ये। और अप टू में क्या होता है, अगर ये यही क्वेश्चन सेम अप टू का बन जाए तो मैं यहां पे इंडemnified एसेट डेबिट कर लूंगा 1 लाख रुपए की। वो कह रहा है जी लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक हमारी, मेरे पैसे मत काटो आप, जब अप टू की बात होती है तो 1 लाख रुपए तक अगर लायबिलिटी होगी तो मैं आपको पैसे वापस करूंगा, अगर लायबिलिटी 1 लाख से ऊपर गई तो आपकी। तो जितना अप टू होता है उतना इंडemnification आप बुक कर लेते हैं, और अगर इससे ऊपर जाएगा, अगर मान लो लायबिलिटी आपकी जाती है 1,20 की, तो फिर जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो आप अपनी पॉकेट से दो। मैंने बोला था ये उल्टा कॉन्सेप्ट है अप टू वाला,
बस क्वेश्चन की वैरायटी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लायबिलिटी से ऊपर वाली जो गारंटी होती है कि 80,000 से ऊपर जाएगा तो मैं आपको वापस करूंगा, 80,000 तक रीजनेबल है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप टू डेट है वहां। लेकिन ये क्वेश्चन की वैरायटी है, और क्वेश्चन नंबर 27 उठाया इन्होंने, आपके एमसीक्यू में डाल दिया। मैं आपको एमसीक्यू चेक कराता हूं मेरे बच्चे, मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं करा रहा, किया वो क्वेश्चन आपका ये। अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक का मेरे पास इंडemnification है, और अगर लायबिलिटी 1 करोड़ से ऊपर गई तो फिर वो मुझे अपनी जेब से देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट 0 है 1 करोड़ तक। 1 करोड़ की लायबिलिटी, 1 करोड़ का इंडemnification, अप टू है। अगर ये क्वेश्चन होता अप टू की जगह ओवर, यहां पे ओवर, तो मैं बोलता कि यार 2 करोड़ के केस हैं, और ये कह रहा है नहीं जी नहीं 1 करोड़ से ऊपर हमारा इंडemnification है, तो मैं बोलता चल यार लायबिलिटी के पैसे 1 करोड़ काटने हैं, तो मैं लायबिलिटी बुक करता 2 करोड़, इंडemnification बुक कर लेता 1 करोड़, कि 1 करोड़ की लायबिलिटी है तो उससे ऊपर तो रिम्बर्समेंट आ ही जाएगा, तो एक उसका और एक की वापसी हो जाएगी। लेकिन ये ओवर वाली बात ही नहीं कर रहा, ये तो अप टू की बात कर रहा है आपके साथ, तो कॉन्ट्रा इफेक्ट बराबर लेके चलना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है जी, द फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर द कोर्ट केसेस इज 0.7 करोड़। लो कर लो बात, 70 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है, और मेरे पास इंडemnification कहां तक का है, 1 करोड़ तक का, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं 70 लाख की लायबिलिटी लिखूंगा, 70 लाख का इंडemnification लिखूंगा, क्योंकि 1 करोड़ तक वो मुझे वापस देने को तैयार है। कहता है जी लायबिलिटी 1 करोड़ तक मैं आपको इंडemnify करता हूं, लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर गई तो फिर लायबिलिटी आपकी है। अच्छा, तो अगर हम उससे पूछें तो मैं इसमें बोलूंगा कि इंडemnification एसेट डेबिट टू लायबिलिटी 0.7 कॉन्ट्रा में आएगा, क्योंकि अप टू की वर्डिंग है इसके अंदर, अप टू। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 27 क्लास बुक का समझाया हुआ है, मैं छोड़ भी सकता था, मैंने बोला चल यार कॉन्सेप्ट ही रिवाइज होता है, बच्चे को करा देते हैं। अब इसके ऊपर एमसीक्यूज बनाया इन्होंने, अब एमसीक्यूज देखते हैं क्या बनाए। फर्स्ट एमसीक्यू, एट व्हाट अमाउंट वुड ABC account for identified liability related to contingent liability and the indemnification asset at the time of acquisition of PQR। कहते बताओ जी कितना इंडemnification और कितनी लायबिलिटी आप बुक करेंगे एक्विजिशन डेट को। तो 2 करोड़ 1 करोड़, नो, ये 2 करोड़ 1 करोड़ होता अगर ओवर वाली बात होती कि 1 करोड़ से ऊपर हम आपको इंडemnification देते हैं, तो मैं बोलता कि लायबिलिटी 2 करोड़ है और लायबिलिटी 1 करोड़ की ये हमें इंडemnification दे रहा है, तो 1 वापिस आ जाएगा। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट में होता आंसर आपका। 1 करोड़ 1 करोड़ ये भी नहीं, इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि अप टू का सेंस है। 70 की लायबिलिटी, 70 का इंडemnification, 1 करोड़ तक तो वो मेरे को पैसे वापस करने को तैयार बैठा है। वो कहता है जी मेरे पैसे मत काटो आप लायबिलिटी के, और 1 करोड़ तक की लायबिलिटी मैं आपको वापस कर दूंगा अगर आएगी तो। ये कहने का मतलब है उसका। अच्छा जी, मैं सेकंड क्वेश्चन में आ रहा हूं। What will be the impact on goodwill due to recognition of such liability and indemnified? कहते ये जो आपने 70 बुक किया है इसका गुडविल पे क्या इंपैक्ट है, 0। जब 70 क्रेडिट किया 70 डेबिट किया आपने, तो कॉन्ट्रा इफेक्ट तो 0 है, गुडविल पे तो इसका कोई इंपैक्ट आना ही नहीं चाहिए। द नेट इंपैक्ट ऑन गुडविल विल बी निल। पहले का ऑप्शन है डी, दूसरे का ऑप्शन है ए। लेकिन अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता तो 1 करोड़ का इंपैक्ट आता, क्योंकि 2 करोड़ की लायबिलिटी होती, 1 करोड़ का इंडemnification होता, तो दोनों का डिफरेंस 1 करोड़ है, उसका इंपैक्ट गुडविल पे आता। लायबिलिटी अगर ज्यादा है तो गुडविल भी तो बढ़ेगी, पर ये तो बराबर बराबर चल रहे हैं। अगर आपका आंसर ये वाला होता ना नॉर्मल वाला, तो मैं बोलता गुडविल पे 1 करोड़ का इंपैक्ट आएगा, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अप टू वाला क्वेश्चन है ये, ओवर वाला क्वेश्चन ही नहीं है। मैं थर्ड पार्ट में आ गया जी। Suppose in case the fair value of liability is 1.2 crores instead of 70.7 crore, what will be the value of liability and indemnification? अब चेंज कर गया, कहता अगर लायबिलिटी 1.2 करोड़ की हो जाए तो, अगर लायबिलिटी 1.2 करोड़ की हो जाए तो मेरे पास तो इंडemnification 1 करोड़ तक का ही है, तो 20 लाख रुपए मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो मैं लायबिलिटी को कितना मानूंगा 1.2, इंडemnification 1 करोड़ का।
तो मेरा जो इंडemnification है वो तो मैं 1 डेबिट करूंगा, लेकिन जो मेरी लाइबिलिटी है वो 1.2, क्योंकि जो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। उल्टा चल रहा है क्वेश्चन। ये इसमें क्वेश्चन में ढूंढो, ये रहा जी, ये रहा आंसर इसका बी। क्या 1.2 1.2? ना ना, बराबर थोड़ा है, एक एक, ना ना, लाइबिलिटी 1.2 है, इंडemnification 1 है, तो बराबर तो है ही नहीं, तो ये दोनों आंसर तो वैसे ही कट गए। ये नॉर्मल वाला है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 27 में भी था क्या ऐसा कुछ? देखो जरा, मैं क्वेश्चन नंबर 27 में था ये, हाँ क्लास में डिस्कस किया हुआ है हमने। ये रहा 1.2 करोड़ 70 लाख, सारा क्वेश्चन वही है। स्टडी मेट का क्वेश्चन है ये, सेम, बिल्कुल सेम। वापस चलते हैं जरा, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्या कहता है जी? कोई और क्वेश्चन रह गया क्या? DAB। एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। What will be the impact on goodwill due to recognition of such liability and indemnified asset? 20 लाख रुपए का इंपैक्ट आएगा। अगर आपकी लाइबिलिटी 20 लाख से ज्यादा है तो गुडविल भी 20 लाख से बढ़ेगी, क्योंकि डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बढ़ेगा। आप लिखते हैं एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी, अगर ये 1.2 है, इंडemnified आपका 1 है, तो क्रेडिट साइड आपकी 20 लाख से बढ़ गई, तो गुडविल भी तो 20 लाख से बढ़ेगी। तो गुडविल देखो कहीं ना कहीं 20 लाख से बढ़ाएगा ये रहा सी। बाकी के ऑप्शंस क्या हैं देखें जरा, बाकी के ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं। कहते जी गुडविल की वैल्यू 1 करोड़ से बढ़ेगी है, कॉन्ट्रा में 20 लाख ही तो बचेंगे, 1 करोड़ से कैसे बढ़ जाएगी? गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 20 लाख से। डिक्रीज कैसे होगी? डिक्रीज तब होती है जब एसेट्स ज्यादा हो, लाइबिलिटीज कम हो, तो डेबिट साइड शॉर्ट हो जाती है, तो गुडविल वहां पे कम हो जाती है। यहां तो लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो डेबिट साइड में तो आपका बैलेंसिंग फिगर बढ़ेगा। कहते जी गुडविल पे इंपैक्ट 0 है। जीरो तब होता है जब कॉन्ट्रा में बराबर फिगर्स होती है, जैसे 0.7 था। सारा क्वेश्चन इन्होंने एनालाइज करवा लिया, इसका आंसर है सी। मैं लिख देता हूं सी। 4 क्वेश्चन हो गए, DABC। अच्छा, मैं जरा क्वेश्चन में वापस आता हूं। ये मेरे पास एक और केस स्टडी है बेटे, ये मेरे पास एक और केस स्टडी है 2, इसको पढ़ते हैं जरा। ABC लिमिटेड pays 50 करोड़ टू एक्वायर RST फ्रॉम MN। एक और कंपनी खरीदने गया है RST, ठीक है। RST मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स containing fiberglass and has been named in 10 class actions concerning the effect of fiberglass. MN Limited agrees to indemnify ABC for the adverse result of any court case up to 10 crores. ये एक और कंपनी खरीदने गया RST। RST का मालिक है MN। इनके पास सर एक ग्लास बनाने की टेक्नोलॉजी है और उसका नाम है 10 क्लास एक्शन, प्रोडक्ट का नाम है, और ये भी इंडemnification दे रहे हैं कोर्ट केसेस का अप टू 10 करोड़। ये भी वर्डिंग है अप टू की और 10 करोड़ की, तो देखने में तो ये भी इंडemnification ही लग रहा है अभी। एक बार आगे पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द क्लास एक्शंस हैव नॉट स्पेसिफाइड अमाउंट्स ऑफ डैमेजेस एंड पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट द क्लेम्स मे बी अप टू 1 करोड़ ईच, but they are often settled for small amount. इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कोर्ट केसेस बता रहा है 1 करोड़ के, लेकिन आमतौर पे छोटी मोटी अमाउंट से सेटल हो जाते हैं, छोटी मोटी अमाउंट से सेटल हो जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस कह रहा है जी केस तो 1 करोड़ का होता है, सेटलमेंट छोटी मोटी अमाउंट में हो जाता है। अच्छा, और पढ़ने तो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। ABC Limited makes an assessment
of the court cases and decides that due to the potential variance in outcomes, the contingent liability cannot be, ध्यान से पढ़ना, the contingent liability cannot be, the contingent liability cannot be, the contingent liability cannot be, contingent liability cannot be measured reliably and according no amount is recognized in respect of court cases. इतनी बड़ी कहानी सुनाई और एंड में आगे कहता है कि जी इसने असेसमेंट करी और हमें कोई भी अमाउंट रिलायबली नहीं मिली। जब रिलायबल एस्टिमेट ही नहीं है आपके पास, जब कोई रिलायबल एस्टिमेट ही नहीं है, जब कोई रिलायबल एस्टिमेट ही नहीं है, अरे भैया लायबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट ही रिलायबल एस्टिमेट होता है। इंड एस 37 याद है, 4 कंडीशन प्रोविजन बनाने की। देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव, इट शुड बी ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, आउटफ्लो शुड बी प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेट शुड बी अवेलेबल। आप किसी भी एसेट के इंड एस में चले जाओ, कॉस्ट का एस्टिमेट रिलायबल होना चाहिए आपका। रिलायबल एस्टिमेट तो होना ही चाहिए, अगर है ही नहीं तो फिर रिकॉर्ड क्या करें, जीरो। अगर हम उससे पूछें बताना जी जरा इंडemnification कितना, लायबिलिटी कितनी, मैं बोलूंगा जीरो। जब रिलायबल एस्टिमेट ही नहीं है तो मैं लिखूं क्या? फालतू की केस स्टडी बना रखी है। अब इसका एमसीक्यू बनाया इन्होंने, बड़ा जबरदस्त, दिखाता हूं आपको क्या एमसीक्यू बनाया सर इन्होंने। 5वां एमसीक्यू देखो आप इनका, कहते हैं ऑन एक्विजिशन ऑफ आरएसटी एट व्हाट अमाउंट शुड इंडemnification एसेट be accounted for in relation to 10 class actions। अरे भैया जब आपके पास लायबिलिटी नहीं है तो उसका इंडemnification कैसे बुक करोगे? लायबिलिटी अप टू 10 करोड़ है, जब लायबिलिटी जीरो लिखी है आपने, उसका कोई एस्टिमेट ही नहीं है तो उसका इंडemnification भी जीरो, जीरो, खत्म होगी बात। हमें फालतू की कहानी सुना रहा है। 10 करोड़, 1 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ तक का मेरे पास है इंडemnification। अगर मैं लायबिलिटी 10 करोड़ तक लिखता हूं तो इंडemnification भी 10 करोड़ आ जाएगा। लायबिलिटी 1 करोड़ लिखता हूं तो इंडemnification भी 1 करोड़ आ जाएगा अप टू की सेंस में। पर जब लायबिलिटी जीरो है तो फिर इंडemnification भी जीरो है, सीधी सी बात है। इसका आंसर है सी। तो मेरे पास जो 4 आंसर आए हैं बेटे वो ये हैं, डी ए बी सी सी, डी ए बी सी सी। मैं इसका आंसर चेक कराता हूं, डी ए बी सी सी। ये क्वेश्चन बनाया बेटे 103 का। कुछ भी डाल देते हैं सर एमसीक्यू में, बीच में से एक क्वेश्चन उठाया इंडemnification का और 4 एमसीक्यू बना दिए। और आपको पता है पेपर में 15 एमसीक्यू आने हैं, 2-2 नंबर के, 30 नंबर के। अगर ये 5 एमसीक्यू है तो 10 नंबर की वेटेज है इसकी। बताओ बच्चे क्लास में क्या कहते हैं, जिंदल सर छोटे छोटे केस पढ़ा के हमारा टाइम खराब करते हैं। पहली बात तो ये कि मैं घर से नहीं लाता, ये सब स्टडी मैट का माल है जो मैं आपको पढ़ाता हूं। सर दूसरे टीचर तो 180 घंटे में खत्म कर देते हैं, आप 400 घंटे लेते हो, तो मैं फिर 220 घंटे क्या करता हूं, मैं भजन करता हूं क्लास में। मैं बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाता। बच्चा सीए बनना चाहता है, करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है, वो सब कुछ करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। सर बड़े दुख की बात है ये। बच्चा पढ़ाई को छोड़ के शॉर्ट सर पास करा दो बस। अरे पास होके करोगे क्या सीए में, मुझे बता तो दो। कंसल्टेंसी का काम है हमारा सीए का, बिना नॉलेज के पास होके करोगे क्या? अरे सर मेरा तो टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, मेरा एफआर में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को पास करा दो बस। ये टेंडेंसी होती है बेटे बंदे की। अगर आपकी एफआर में ये टेंडेंसी है तो धीरे धीरे टैक्स में भी ये टेंडेंसी बन जाएगी शॉर्टकट वाली। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक अटेम्प्ट फालतू ले लेना लेकिन बिना नॉलेज के पास मत होना। मैं 25 साल से इंडस्ट्री में हूं, बिना इंटरव्यू क्रैक किए हुए, बिना ग्रुप डिस्कशन के आपकी आगे भी कोई वैल्यू नहीं पड़ने वाली। सीए बनने के बाद जब मार्केट में जॉब लेने जाओगे या प्रैक्टिस में क्लाइंट को सेटिस्फाई करोगे, डिस्कशन करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा सिर्फ नॉलेज से।
डिग्री से कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपके दिमाग में हमेशा एक बात रहेगी, बिना नॉलेज के पास हो गए, शॉर्टकट लेके 4 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, एक शॉर्टकट बना लिया, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं गए, पास तो हो गए, कहीं ना कहीं मन में रहेगा यार पढ़ के नहीं आया। और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिखेगा आपको। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं। सपने बड़े हैं तो फिर आपका कर्म भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। मैं ये बात हर वीडियो में कहता हूं बच्चे को, प्लीज डोंट टेक शॉर्टकट्स। आप उस टीचर से पढ़ो जो डिटेल में पढ़ा रहा हो, शॉर्टकट मत लो। मुझे पता है आज का समय है, मेरी बात कोई समझेगा नहीं। मेरी बात समझ में कब आएगी? जब सीए कंप्लीट करके आप मार्केट में जॉब लेने उतरोगे और सामने वाला इंटरव्यू में 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक डीटी में से, एक जीएसटी में से, 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा एनडीएस के और 1 क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑडिट का। तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि सर कहा करते थे ये बात क्लास में। अच्छा जी बेटे, मैं आ गया केस स्टडी नंबर 2 में। आजकल जमाना है फ्लो चार्ट से पढ़ने का। जब आप लिखोगे ही नहीं, प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, सिर्फ देखते रहोगे, वॉचिंग करते रहोगे, कैसे काम चलेगा? देखो, मैं तो आपको एक फादर की तरह, एक टीचर की तरह, एक मेंटोर की तरह समझा सकता हूं। आप लोग यंग हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं, आपकी समझ हो सकता है मेरे से ज़्यादा हो। तो अगर आपको लगे कि सर हम ही बोल रहे हैं, ये तो अपनी क्लासेस को चमकाने के लिए बोलते रहते हैं, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है, मतलब प्रोफेशनल एडवाइस है कि प्लीज़ शॉर्टकट मत लेना, डिटेल में पढ़ के जाओ बच्चे। वही आप जिस चीज़ की पूरी ज़िंदगी रोटियां खानी है हमने, उसमें शॉर्टकट कैसे ले सकते हैं? एक वकील कोर्ट में अपीयर होता है, उसको वो क्लाइंट 500 रुपए भी नहीं देता, और एक वकील कोर्ट में एक हियरिंग के 50 लाख रुपए ले रहा है क्लाइंट से। तो किताबें तो दोनों ने एक जैसी पढ़ी हैं, डिग्री भी एक जैसी है, तो फर्क किस चीज का है? ऑब्जर्वेशन का। जो आज बोओगे वही आगे काटोगे आप, सिंपल सी बात है बेटे। देखो, मैं सेकंड केस में आ गया। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चंस 6 to 10। अच्छा, बेस्ड ऑन दी बिलो मेंशन फैक्ट्स। देखते हैं जरा क्या कहता है क्वेश्चन। फर्स्ट जन X6, मैं डेट लिख लेता हूं, 11 है जी, ठीक है। क्या बता रहे हैं? 7500 एसेट एक्वायर्ड विद डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड 10 ईयर्स। तो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का डेप्रिसिएशन 750, सिंपल सी कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय 10 करना है। 31st of December X1, X6 निकल गया, X7 निकल गया, 2 साल निकल गए। 240 इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट नोटेड एंड इम्पेयरमेंट अलाउंस अकाउंटेड। 240 का इम्पेयरमेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 7500 लूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, 2 से गुना करूंगा, 6 और 7 निकल गया, तो डेप्रिसिएशन हो गया 1500। 7500 में से माइनस करूंगा 1500, ये बन गया 6000। 240 का फिर इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, तो ये आ जाएगा 5760। ये मेरी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी और लाइफ होगी 8 ईयर्स। ये तो कोई खास बात नहीं, 2 साल का डेप, फिर इम्पेयरमेंट, फिर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 8 साल की। अच्छा, फिर मैं आपको 2-3 एमसीक्यू चेक कराऊं इसके। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट फॉर द ईयर X8। X8 मांग रहा है, अच्छा। 7500 माइनस 1500 माइनस 240, 5760 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स। ये मेरा X6 और X7 का डेप्रिसिएशन है। मैं X8 में आ गया, तो ये जो डेप्रिसिएशन आएगा ये X8 का आएगा, ये आ जाएगा 720। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो 720।
तो 5760 में से अगर मैं 720 माइनस कर देता हूँ 5040, ये 11x9 का बैलेंस आ जाएगा। 3 साल निकल चुके हैं, x6 निकल गया, x7 निकल गया, x8 निकल गया, मैं खड़ा हूं x9 के बिगिनिंग में, ये मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई। ये देखो ना, 7,500 माइनस 750, फिर एक और डेप्रिसिएशन, फिर इम्पेयरमेंट, फिर एक और डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया 5040। 28 फरवरी x9, अच्छा 2 महीने बाद क्या हुआ, 2 months, एसेट हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, 105 लगना शुरू हो गया अब। तो 105 के रूल याद है, पहले तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन काटो, तो 5040 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2/12, 2 महीने का डेप्रिसिएशन काटो, मैं अच्छा ये आ गया 12 इंटू 2, 120, ये डेप्रिसिएशन है 2 महीने का। तो अगर मेरे पास 5040 था, इसमें से 120 का तो डेप्रिसिएशन हो गया 2 महीने का, तो मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई है 4920। ये कैरिंग अमाउंट है कब, 28 फरवरी को, 4920 की। और सारे बच्चों को पता है, जब कोई एसेट क्लासीफाई होती है हेल्ड फॉर सेल में, तो पहले हम कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, 2 महीने का डेप्रिसिएशन काट दिया, कैरिंग अमाउंट आ गई। अब कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, 105 में विच एवर इज लोअर जाता है। मैं वो भी देख लेता हूं क्या कहता है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या आया था, बी, मैं लिख लेता हूं, इसका ऑप्शन बी था। ऑन 28 Feb 4600 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, 4920 कैरिंग अमाउंट है आफ्टर डेप्ट ऑफ 2 months, फेयर वैल्यू है 4600, तो विच एवर इज लोअर 4600। तो अगर हम उससे पूछें जी 105 में कितनी अमाउंट जाएगी, 4600 जाएगी जी, और कितनी जाएगी, जरा एमसीक्यू देखना। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट फॉर द ईयर x9, x9 का डेप्रिसिएशन बताना आपको 2 महीने का, क्योंकि जब एसेट हेल्ड फॉर सेल बन जाएगी डेप्रिसिएशन बंद हो जाता है उसके बाद, तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, उसके आगे का तो कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं होता 105 में। तो इसका डेप्रिसिएशन ये रहा, 120 हमने निकाला हुआ है। तो 5040 में से 120 गया तो 4920 आ गया था। अगला एमसीक्यू देखो क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इमीडिएटली बिफोर इट्स क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल। 28 फरवरी को कैरिंग अमाउंट मांग रहा है आपसे, कैरिंग अमाउंट 28 फरवरी को, तो 4920 आई थी। What will be the carrying value of asset immediately after its classification? क्लासिफिकेशन के बाद बताओ कैरिंग अमाउंट क्या है, तो वो 4600, विच एवर इज लोअर लेना होता हमने, ये लो, तो 4600 आएगा। फिर क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 30 जून। आपसे रिवर्सल मांग रहा है, तो 240 का रिवर्सल तो 36 में हुआ था, ठीक है, 4920 4600, 320 का इंपेयरमेंट लॉस 105 में, तो टोटल 560 का लॉस है आपका। और अगर ये रिवर्सल मांग रहा है आपसे, तो हमसे ये तो पूछा नहीं इसने कि रिवर्सल कौन सा, 105 का रिवर्सल मांग रहा है कि टोटल मांग रहा है, तो ये 36 का रिवर्सल है, ये 105 का रिवर्सल है, टोटल 560 बनता है। मैं ऑप्शन ढूंढता हूं, मुझे देखना पड़ेगा कि टोटल की सेंस में मांग रहा है या इंडिविजुअल मांग रहा है। तो मैंने जब चेक किया 560 440 560 700, तो इसमें कहीं भी 320 या 240 का नाम नहीं है, तो ये इंडिविजुअल नहीं मांग रहा, ये आपसे टोटल मांग रहा है, तो टोटल तो 560 है। तो अगर 4600 में मैं 560 ऐड कर दूंगा तो ये 5160 बन जाएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, ये रहा।
सर ये क्यों गलत है? अरे 560 जोड़ेंगे तो 5300 कैसे बन जाएगा? 4600 में अगर 560 जोड़ोगे तो 5160 ही तो बनेगा, 5300 कैसे हो जाएगा? इसलिए गलत है ये, सी ऑप्शन आएगा। सर रिवर्सल कर क्यों रहे हैं? रिवर्सल क्यों कर रहे हैं? फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई आपकी, 5300 रुपए की फेयर वैल्यू हो गई है, तो फेयर वैल्यू अगर बढ़ गई है तो रिवर्स कर दिया इन्होंने। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं 105 में 105 ही रिवर्स होना चाहिए, टोटल कैसे रिवर्स हो जाएगा? फिर तो चेंज इन प्लान ही हो जाएगा। पर क्या करें, अब जैसे ऑप्शन है वैसे टिक मारना पड़ेगा। तो पहले का ऑप्शन क्या था? बी। दूसरे का ऑप्शन क्या? डी ए, बी डी ए, और आगे क्या है? सी 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 सी, बी डी ए सी सी, बी डी ए सी सी, ये चीज है। ये 10 MCQ हो गए आपके बेटे। अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। ये इसका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट शुरू हो गया बेटे इसमें। और ये मेरे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 11, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का क्वेश्चन है बेटे, इक्विटी मेथड का क्वेश्चन नंबर 11। अब आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में खास क्या है? मैं पहले इस पर टिक लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट। जो 5 क्वेश्चन नए हैं, उन नए 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने चाहिए। एक इंडियस 28 का जो मैं कराने जा रहा हूं, एक अगला क्वेश्चन 109 का, और एक 102 का आगे कराऊंगा। 5 में से 2 तो ठीक ठीक है, 3 क्वेश्चन बढ़िया है। अब इसमें बढ़िया क्या है? बढ़िया ये है कि ये बेटे बाज नहीं आते। ये क्या करते हैं, मुझे बोर्ड ऑफ स्टडीज की काबिलियत पता है कि कैसे लोग वहां बैठे हैं। ये जो 3 क्वेश्चन नए आए हैं, आप ये मत समझो कि इंस्टीट्यूट ने खुद बनाए हैं। कुछ नहीं करते, फॉरेन मटेरियल्स को सर्च करते हैं, वहां कोई नया क्वेश्चन ऐड होता है, उठा के यहाँ डाल देते हैं आरटीपी में। और जब आरटीपी में नया क्वेश्चन आता है, बच्चा टीचर की जान खाने लग जाता है कि सर आपने कराया नहीं कराया नहीं कराया नहीं। अब मुझे व्हाट्सएप पे एक बच्चे ने भेजा, सर आपने ये नहीं कराया, सर आपने। अरे भैया मैंने क्या ना कराया, ना स्टडी मैट में है, ना आरटीपी में, ना एमटीपी में, ना कॉन्सेप्ट में है। अब ये फॉरेन बुक में से क्वेश्चन उठा के ले आएंगे, मैं क्या करूं बताओ? मैं तो एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको, मेरी बात नहीं। ये उधर से चोरी करके इधर लाते हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लग जाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों भड़के हुए हो? मैं 109 में ज्यादा भड़कूंगा, अभी मैं 28 वाले क्वेश्चन में इतना मेरे को गुस्सा नहीं है इनके साथ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन में तो मैं बिल्कुल ही इनसे बिल्कुल खफा हूं, क्या कर रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपके साथ। मैंने क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन पढ़ाया था, 103 में भी 110 में भी 2 जगह डिस्कस किया था आपके साथ। और स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन में हम क्या पढ़ते हैं कि पहले मेरे पास 20% शेयर थे, वो मेरी एसोसिएट थी। फिर मैंने 35% फर्दर परचेज किए, और जैसे ही मैंने 35% और परचेज किए, अब ये 55 हो गए हैं, वो मेरी सब्सिडरी बन गई है। तो मैं अब क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को रिकॉग्नाइज करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को मैं डी रिकॉग्नाइज करूंगा। और जब मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को डी रिकॉग्नाइज करूंगा तो उस टाइम की फेयर वैल्यू पे लूंगा। डी रिकॉग्नाइज जब हम करेंगे उस दिन की फेयर वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और कैरिंग अमाउंट का और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो नफा नुकसान होगा, पी एंड एल ओसीआई की नेचर के हिसाब से डील करेंगे उसको हम, जैसे आपने मॉडल चूज किया होगा। बोलो ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? स्टेप बाय स्टेप में यही तो पढ़ते हैं। सब्सिडरी को रिकॉग्नाइज करो, एसोसिएट को डी रिकॉग्नाइज करो, जिस दिन एसोसिएट को डी रिकॉग्नाइज करोगे उसकी फेयर वैल्यू पता करो, और ये पता करो कितने में खरीदे थे आपने। फिर जो उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है वो आपका नफा नुकसान है, गेन और लॉस है। और उसे अगर पी एंड एल मॉडल चूज किया है 109 में तो पी एंड एल में डाल दो, ओसीआई चूज किया तो ओसीआई में डाल दो।
लेकिन करेंगे डी रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे। ये पूरा पढ़ा के आया मैं आपको, मेरे को बड़ी तसल्ली, मैंने बच्चों को बड़ा प्यार से पढ़ाया सर, क्योंकि 400 घंटे लगाए मैंने क्लास के अंदर। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इस क्वेश्चन पे नाराज क्यों? ये तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है 103 के अंदर स्टेप बाय स्टेप का। लेकिन अगर मैं बोलूं जी पहले मैंने 10% शेयर लिए, 10% मैंने और ले लिए फर्दर में, ये मेरा फर्स्ट एक्विजिशन है, ये मेरा फर्दर है, अब ये 20% बन गया, ये मेरी एसोसिएट बन गई। स्टेप बाय स्टेप एसोसिएट कैसे बनती है ये तो एक्सप्लेन्ड ही नहीं है, ना 28 डिस्कस करता है ना 103 डिस्कस करता है, कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये तो। स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी तो सबको आता है, स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन एसोसिएट तो कहीं डिस्कस ही नहीं किया हुआ। और इस क्वेश्चन में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन्होंने 10% लिया, मैं आपको आगे चेक कराता हूं, इन्होंने फिर आगे 25% और लिया, 35% हो गया। स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट एसोसिएट पर लगा दिया, इस पे कोई गाइडेंस नहीं है कि क्या करें। तो पता है इन्होंने आरटीपी में क्या बोला, कहते 103 जो आप लगाते हो ना स्टेप बाय स्टेप, वही रूल फॉलो कर लो आप। कौन से? पुरानी इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करो फेयर वैल्यू पे और उसका नफा नुकसान ले लो आप, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को आप रिकॉग्नाइज करें। मतलब मैं 35% को डेबिट करूंगा, 10% को क्रेडिट करूंगा। भाई मेरे पास 10% थे, 25 और ले लिए, 35 हो गए, वो मेरी एसोसिएट बन गई, तो मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को डेबिट करूंगा आज की वैल्यू पे, 10% को क्रेडिट करूंगा, डी रिकॉग्नाइज करूंगा आज की वैल्यू पे। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट इस पे लगा दो आप। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यार जब आपने ऐसी चीजें आरटीपी में डालनी है तो आप पहले स्टडी मैट में डालो। हमारा बच्चा पढ़ने से थोड़ा ना डरता, उसने 1100 क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, हमारे बच्चे ने 1100-1200 क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, वो और पढ़ लेगा 10 क्वेश्चन, क्या उसकी जान निकलती है। पर स्टडी मैट में कोई मतलब कहीं कोई हिंट तो दो ना, सीधा वहां से उठा के, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं किताब का नाम भी ले लूंगा सर, यूनिवर्सिटी का नाम भी ले लूंगा, सीधा लंदन पहुंचते हैं सर, ये वहीं से उठा के लाते हैं सारी चीजें। कभी ये प्रोफेसर विली को देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, वहां से उठा उठा के यहाँ डालते रहते हैं सर, हम फालतू की बातें करते हैं। मेरे को सारे सोर्स पता है इनके, मैं बोलता नहीं हूँ बस, क्योंकि मैं बोलूंगा इनकी इमेज खराब होगी, इनकी इमेज खराब होगी, बच्चे के दिमाग पे गलत प्रभाव पड़ता है उस चीज का, तो एक शर्म है बस इनकी, पर ये बाज नहीं आते सर। स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन जो सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएट पे लगा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट नहीं है, होगा, स्टडी मेट में डालो ना, बच्चे को पढ़ाओ पहले आप, सीधा आरटीपी में नया क्वेश्चन क्यों देते हो? अगर कोई बच्चा आरटीपी करके ना आ जाए और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो ये बात है बेटे, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज हो जाता हूँ कई बार, आरटीपी में नए क्वेश्चन, एक तरफ कह रहे हो रिविजनरी टेस्ट पेपर, अरे रिवीजन करा रहे हो, नए क्वेश्चन दे रहे हो, बदमाशी करते हैं सर ये। देखो क्या कहता है जी, मैं आपको चेक कराता हूँ बेटे क्या कहता है ये। X Limited acquired a 10% interest in V Limited for 50,000 1 जून X6। याद रखूंगा मैं, 10% शेयर मैंने खरीदे हैं, 50,000 रुपए के खरीदे हैं और 1 जून X6 को खरीदे हैं, ठीक है। The investment in V was accounted for as equity investment not held for trading, okay, for which irrevocable option has been availed for subsequent measurement OCI। तो कोई बात नहीं, जो फ्लक्चुएशन आएगा इसमें, क्योंकि इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है, 109 तो मैं लगाऊंगा, 109 SFS पे लगेगा, फेयर वैल्यू मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट को होगी, तो जो फ्लक्चुएशन आएगा OCI में डाल देंगे हम, और OCI इररेवोकेबल है, वो कहीं नहीं जाता, पड़ा रहेगा। X Limited recognized an increase in fair value 30,000 in OCI for the year ended March 7। बहुत बढ़िया जी, लो March 7 आ गया, इन्होंने एक एंट्री पास करी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन OCI में डाल दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। चलो कितना, 30,000। तो अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है 50 और 30 80,000 की हो गई। कब? 1/4 X7 को।
मेरी किताबों में 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है एज पर 109, 30,000 का ओसीआई पड़ा है। ओसीआई अदर इक्विटी में दिखता रहेगा आपको, फेयर वैल्यू गेन है, कोई बात नहीं सर, आगे चलते हैं। X Limited acquired an additional 25% interest in V for 2 lakh rupees on 1st April X7, 25%। देखो जरा, 2 लाख रुपए में खरीदा है 25%, तो कंपनी की वैल्यू हो गई 8 लाख। तो पुराने जो शेयर है 10%, उसकी वैल्यू है 80,000, बिल्कुल टनाटन 80,000 ही मेरे पास पड़े हैं। मैंने आज की कीमत के हिसाब से पुराने इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू निकाली तो 80,000 मैच हो गई, नहीं होती तो फिर फ्लक्चुएशन और रिकॉर्ड करना पड़ता आपको। एक सेकंड में टैली हो गया कि 2 लाख अगर 25% है तो पूरी कंपनी की वैल्यू 8 लाख है, 8 लाख का 10% पहले से पड़ा 80,000, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए आपने अब दिए हैं, 80,000 के पुराने इन्वेस्टमेंट है तो 280 हो गया ये, और 280 ये 10% है, ये 25% है, तो टोटल 35% शेयर आपके पास हो गए। मौज मारो। अच्छा आगे क्या कहते हैं, एंड अचीव्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एसोसिएट बन गई आपकी, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ वी लिमिटेड्स नेट एसेट्स 2,50,000 जून X6 एंड हैड इंक्रीज्ड टू 4 लाख रुपीज 1st अप्रैल। हमने पुराने एसेट से क्या लेना, हमें तो 4 लाख से मतलब है जो आज की वैल्यू है। तो करना क्या है, इंडियस 28 में जाना है। इक्विटी मेथड के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और तीसरा लेस डिविडेंड पेड। अभी तो इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, तो 4 लाख रुपए, इसका 35% मेरा बनता है 180, 180 बनता है ना, 30% 120, करूँ जरा कैलकुलेशन, मैं मार खा जाता हूँ कई बार क्लास में, इसीलिए गलती, 140 आएगा। मेरी ना थोड़ी कैलकुलेशन एरर हो जाती है, मेरी कुंडली में राहु कमजोर है थोड़ा सा। सर ये बातें लाइफ में इफेक्ट करती हैं क्या? तो बेटे अगर कोई थ्योरी बनी है तो स्टडी करने में क्या बुराई है? सर ये राहु केतु ये सब चीजें होती हैं क्या? होती हैं तभी तो लिखी गई है, तभी डिस्कस हो रही है। अब हमने भगवान को देखा नहीं है, हम भगवान को मानते हैं ना, ऐसी ये थ्योरी है, अगर बनी है तो कोई ना कोई इंपैक्ट तो लाइफ में होगा। चलो, लेकिन सबसे बड़ा सिद्धांत कर्म का ही है। अगर आपके कर्म मजबूत हैं, आपने मेहनत की है लाइफ में, भगवान को झुकना पड़ता है मेहनत के आगे। कई बार किस्मत बदल जाती है कर्मों से, किस्मत में हार्ड वर्क से। अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्क करता रहेगा, भगवान को भी झुकना पड़ता है उसके सामने। वो कहता नहीं, इसकी तो मेरे को जीवन बदलना पड़ेगा। क्या जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 280, गुडविल बताओ कितनी है, 140 है जी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो कॉस्ट पे होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 280, आइडेंटिफाइंग गुडविल 140, गुडविल तो इनर कॉलम में आती है। अच्छा गुडविल कैसे दिखाते हैं हम, इस तरह से दिखाते हैं ना, ये देखो कैसे दिखाते हैं हम, याद होना चाहिए आपको। शेयर इन नेट एसेट्स 140, गुडविल 140, टोटल 280। ये आपका क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन आगे, वी लिमिटेड रिकॉर्डेड प्रॉफिट्स आफ्टर डिविडेंड्स ऑफ 1 लाख रुपीज बिटवीन 1st of June एंड 1st of April। इस प्रॉफिट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों? हमारी एसोसिएट बनी है, यहां हमारी एसोसिएट बनी है 1st April X7 को, तो उससे पहले क्या कमा के हमने क्या लेना है, 4 लाख के एसेट्स, उसमें हिस्सा निकाल के क्वेश्चन खत्म करो। पुराने प्रॉफिट का क्या लेना देना हमारा, इक्विटी मेथड लगना शुरू होगा 1/4 X7 से, उसके बाद के जो प्रॉफिट होंगे उसमें मैं हिस्सा निकाल लूंगा अपना 35% जो भी निकलेगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं, प्री एक्विजिशन में थोड़ा निकालते हैं, बेकार की बात कर रहे हैं, अरे फालतू की लाइन है। हाउ शुड एक्स लिमिटेड account for investment in V on account of piecemeal acquisition, such investment provides significant influence this। लो जी, आपको आंसर चेक कराता हूँ, लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको आंसर। अरे कुछ है ही ना बेटे, ये लो
80,000 की वैल्यू ये रही, 2 लाख की ये रही, और 280, 140, 140, 30,000 की OCI की एंट्री है, 280 की आपकी। ये इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज हो गई और ये डी रिकग्नाइज हो गई। एक एंट्री से मैं थोड़ा परेशान हूँ, एक एंट्री से मैं इनकी परेशान हूँ, मैं इनकी एक एंट्री से परेशान हूँ, ये वाली एंट्री से परेशान हूँ सर, ये गलत है। क्यों? इर्रेवोकेबल है यार, इर्रेवोकेबल OCI कहीं नहीं जाता, पड़ा रहता है। ये कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व थोड़ा ना कि RE में ट्रांसफर कर दोगे, ये कोई FCTR थोड़ा ना। अच्छा भला क्वेश्चन होता है सर, बस खत्म कर देते हैं। जिंदल सर, आपने एक क्वेश्चन कराया था इंडेक्स 28 में, उसमें तो आपने OCI को डी रिकॉग्नाइज किया था। पता कौन सा OCI डी रिकॉग्नाइज किया था मैंने? SFS वाला नहीं किया था। जब हमारी एसोसिएट सब्सिडरी बनी थी, एसोसिएट से हमारे पास एक OCI में शेयर निकला था इक्विटी मेथड में, तो जब वो सब्सिडरी बनी थी तो मैंने सारी चीजें डी रिकॉग्नाइज की थी, इसलिए वो OCI डी रिकॉग्नाइज हुआ था। SFS वाला थोड़ा ना किया था, 109 तो मना करता है, वो तो इर्रेवोकेबल है OCI इक्विटी शेयर वाला। तो कैसी बात कर रहे हो मेरे बच्चे? अब आपका स्टडी मैट है, इंडिया 16 है, इंडिया 16 में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में तो 9 मंथ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने से मना कर रहा है, कहता है 9 मंथ इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीरियड, और अगले क्वेश्चन में 7 महीने का ब्याज कैपिटलाइज कर रहा है। 9 महीने का मना कर रहा है, 7 महीने का कैपिटलाइज कर रहा है। 7 महीने बड़े हो गए, 9 महीने छोटे हो गए। जिंदल साहब जाए तो जाए कहां? जान दे दें अपनी। और इतना मिसकंसेप्शन फैला के रखा है लोगों ने मेरे बारे में कि सर के आंसर, ये जो, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि सर के आंसर स्टडी मैट से मैच नहीं करते। मेरा स्टूडेंट स्टडी मैट देख के आंसर मैच कर रहा होता है, वो कहता है यार सारी बात ठीक तो है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं जो सर पढ़ा रहे। बस इंटरनेट है सर, कोई कुछ भी कह सकता है। दूसरे का नाम खराब करना तो बिल्कुल आसान है, ऐसे कर दो आप। पर मैं रिएक्ट नहीं करता कभी भी। क्यों? मुझे पता है मेरी टीचिंग सही है, मैंने सारा कुछ पढ़ा है, कौन सी चीज कहां से आ रही है, कहां से, मेरे को सब पता होती है चीजें। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। टाइम आता है 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल एक्सपोज होना ही सर, उनकी फितरत ही वही होती है, वो क्या कर सकता हूँ उसमें। मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ सारी चीजें, मैं कभी गलत दिशा में नहीं गया सर अपनी लाइफ में ना। मैं जब इस प्रोफेशन को छोड़ के जाऊंगा तभी चुपचाप ही जाऊंगा, मैं कभी ऐसा इंसान ही नहीं हूं मैं। जब तक बच्चे इज्जत दे रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन लगेगा बच्चे नहीं आ रहे, इज्जत नहीं मिल रही, चुपचाप चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? इतनी मेहनत कर रखी है भाई, हैं? शेर बूढ़ा हो सकता है, लड़ना थोड़ा ना छोड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो? ये देखो क्वेश्चन हो गया जी। चलो बेटे मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ बेटे। मैं चलते चलते, लो जी 109 के 12वें क्वेश्चन पे आ गया। सर इस क्वेश्चन में आप कह रहे थे बड़े नाराज हैं, क्या हुआ? सर मेरे को खुद ही नहीं ये क्वेश्चन समझ में आया, मेरे को पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, बाल सफेद हो गए, आज तो मैं कलर करके आया हूँ, क्योंकि घर वालों ने मुझे किसी फंक्शन में लेके जाना था, कहते तेरे को नहीं लेके जाएंगे हम। मेरी बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन, ये इन्होंने सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट पे दिया है, SOFR पे। मुझे बच्चे का व्हाट्सएप आया, सर आपने तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया। मैंने बोला मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। एक तरफ तो ये RTP की बात करते हैं, और एक तरफ ये US गैप से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रोफेसर विली की बुक से उठा के लाए हैं। SOFR पता क्या है? लिबोर का रिप्लेसमेंट होता है।
लिबोर आपका फॉरवर्ड रेट लेता है 3 महीने 6 महीने। ये जो SOFR है ये आपका अमेरिकन रेट है, ये पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से चलता है। लिबोर फॉरवर्ड देखता है, ये पास्ट देखते हैं, और ये लिबोर के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये अमेरिकन रेट है, मुझे पता था ये अमेरिकन गैप की बुक में से मिलेगा, ये प्रोफेसर बिली की किताब में क्वेश्चन वहां से उठा के लाए हैं। बताओ यार, हम पढ़ रहे हैं IFRS और तुम क्वेश्चन दे रहे हो यार यूएस गैप का। फिर मैंने 109 खोला कि कहीं कुछ पढ़ने को मिले SOFR के बारे में, तो उसमें मिला मुझे एक पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ था कि SOFR की कोई स्पेशल अकाउंटिंग नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की जो नेचर होगी उसके अकॉर्डिंग मॉडल लगा दो। अगर आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट चूज करते हैं अमोर्टाइज लगा दो, OCI चूज करते हैं OCI लगा दो, P&L चूज करते हैं P&L लगा दो। कोई गाइडेंस मेरे को तो मिली नहीं सर। अरे भाई स्टडी मेट में डालो ना ये क्वेश्चन ऐसे, उसकी प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन डालो कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बिना बच्चे को अलार्म दिए, बिना बच्चे को कुछ बताए उठा के क्वेश्चन उठाया चल धा, उठाया चल धा, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। बच्चा परेशान हो रहा है आपका। अब ये क्वेश्चन मेरे को तो कराना ही है, आंसर 5 मिनट का है, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, बच्चा ध्यान में रख लेगा कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, पेपर में सॉल्यूशन ध्यान में रख के चला जाएगा। पर मेरे को गुस्सा इस बात का, तुम RTP में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते क्यों हो नालायको। ICAI वालों को तो मैं ना, बच्चा परेशान हो रहा है। एसोसिएट में स्टेप बाय स्टेप डाल दिया, चलो वो तो कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, सब्सिडरी वाला चलो एसोसिएट पे लगा दिया। ये तो बिल्कुल ही नई चीज डाल दी इन्होंने। अब ये क्या होता है सर, मैं देखता हूँ क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, बस ऐसे ऐसे करना है आपने। देखो सीधी सी बात है, टू द पॉइंट, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, ना किसी स्टडी मैट में, ना किसी RTP में, ना MTP में, ना किसी पास्ट एग्जाम के ट्रैक में, कहीं कोई क्वेश्चन है ही नहीं। RTP में सीधा धाए नया क्वेश्चन। बताओ क्या तरीका बनता है यार तुम्हारा। बच्चे को स्टडी मैट में आप प्रॉपर एग्जाम्पल दो, अगर आप इस लेवल की चीज पढ़ाना चाहते हो उसको। देखो पढ़ते हैं जरा। ऑन 1 अप्रैल X1, मैं डेट लिख लेता हूँ, 1 अप्रैल X1। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये OCI लगाएगा जी, इसमें ये OCI मॉडल लगा रहा है। सारे बच्चों को पता है डेट इंस्ट्रूमेंट में 3 होते हैं, एक होता है आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एक होता है आपका OCI, और एक होता है आपका FVPL। और इसमें क्या करना होता है, फेयर वैल्यू मेजर करते हैं बैलेंस शीट डेट को, इसमें फेयर वैल्यू मेजर करते हैं बैलेंस शीट डेट को। जो डिफरेंस आता है P&L में, जो डिफरेंस आता है OCI में, इसमें फेयर वैल्यू को नहीं देखते हम, क्योंकि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में हर साल ब्याज ड्यू करना है, पे करना है, और क्लोजिंग बैलेंस चेंज करना है, इसमें हम फेयर वैल्यू चेक नहीं करते। देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन। ABC Limited issues a 10-year bond with a par value of 15 lakh rupees and annual fixed coupon rate 8%, which is consistent with market rate for bonds with similar characteristics। लो कर लो बात। 15 लाख के बॉन्ड है, 8% इसका रेट है, और ये IRR है। क्यों IRR है? क्योंकि कंसिस्टेंट विद मार्केट रेट है। कंसिस्टेंट विद मार्केट रेट का मतलब ट्रांजैक्शन एट मार्केट टर्म्स है। जब एट मार्केट टर्म्स है तो IRR है 8%, और इसका मतलब 1,20,000 रुपये आपको हर साल ब्याज देना है। कितने साल का बॉन्ड है? 10 ईयर्स, तो 10 साल तक तो 1,20,000 ही जाएगा ब्याज, और फिर 15 लाख आपको वापस करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है अभी तो। अच्छा, ABC Limited uses SOFR as its benchmark interest rate। अच्छा, at the date of inception of the bond SOFR is 5% at the end of first year। SOFR 5% है, मार्केट का जो वेरिएबल रेट है, SOFR क्या वेरी करता है सर। तो ये जो 8% है, 8%, इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक 5 और एक 3।
ये जो 3% है ये तो फिक्स्ड है, ये तो फ्लैट रहेगा, ये तो फिक्स है। ये आपका वेरी करेगा, प्लस माइनस करेगा, और जब ये प्लस माइनस करेगा तो रेट चेंज होगा, और जब IRR चेंज होगा तो फिर फेयर वैल्यू भी चेंज होगी। ऐसा इनका क्वेश्चन में कहना है। कवर तो हम क्वेश्चन की वैरायटी ही रहे हैं सर, सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं। चलो आगे क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहते हैं जी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में, एक साल निकल गया, तो 1,20,000 का ब्याज ड्यू किया, 1,20,000 का ब्याज पे किया। मान लो मैं डेट अकाउंट बना रहा हूं, मेरे पास 15 लाख पड़े हैं लाइबिलिटी के, 1,20,000 मैंने ड्यू किया और 1,20,000 मैंने पे किया, तो 15 लाख मेरा बैलेंस है, मेरे पास पड़ा है। जितना ड्यू किया उतना पे किया। IRR में ऐसे ही तो होता है, जितना ड्यू करते हैं उतना पे करते हैं, ड्यू करते हैं पे करते हैं। आपका IRR भी 8% है, एक्चुअल रेट भी 8% है, तो 15 का 15 ही पड़ा है। अभी मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूँ, मेरी बात अभी भी समझी नहीं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 ईयर का पीरियड था, एक साल निकल गया, 9 साल रह गए, तो जो 1,20,000 आपने ब्याज देना है वो आने वाले 9 साल का देना है, और फिर 15 लाख वापिस करने हैं। देखते जरा क्या कहते हैं। SOFR हैज डिक्रीज्ड टू 4.75। भाई साहब, ये जो बेंचमार्क रेट था आपका ये चेंज हो गया, ये कम होके 4.7 रह गया, तो 3% तो फिक्स ही है। सॉरी, पहले था ये कॉम्बिनेशन, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन, अब आपका ये रेट है 7.75। आपको फेयर वैल्यू बता रहे हैं बॉन्ड की 1538,110। आपको जब फेयर वैल्यू बता दी इन्होंने 1538,110, पॉइंट ये है, जब हम अकाउंटिंग IRR पे करते हैं तो हम पहली एंट्री ट्रांजैक्शन प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर मेरा IRR 8% है तो मैंने पहली एंट्री 15 लाख पे की होगी, जो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस है, लेकिन अब मेरा IRR चेंज हो गया, IRR मेरा आ रहा है 7.75, क्योंकि SOFR चेंज हो गया। अब IRR चेंज हो गया तो अब ये ट्रांजैक्शन बन गई ऑफ मार्केट टर्म्स, तो अब आपको 7.75 पे डिस्काउंट करना पड़ेगा इसको, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यही चीज इन्होंने आगे बोली है, ये देखो, द रिमेनिंग कैश फ्लो 120 per year for 9 years and 15 lakh at the end of 9th year. These cash flows discounted at this. ये जो फेयर वैल्यू है इन्होंने इस रेट से निकाली है, ये फेयर वैल्यू है। मुझे फेयर वैल्यू अभी नहीं देखनी, फेयर वैल्यू मैं लास्ट में देखूंगा। ये 7.75 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उस पे इन्होंने पीवी फैक्टर दे दिए आपको, तो ये पीवी फैक्टर तो काम करेगा उस पे 15 लाख पे, और ये एनओटी फैक्टर काम करेगा 1,20,000 पे। इसकी फेयर वैल्यू निकालो आप। ये मुझे इस रेट से कोई मतलब नहीं है, 7.6 से, मुझे तो फेयर वैल्यू से मतलब है। फेयर वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कैसे निकाली मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे को इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ। 7,66,500 और 1,20,000 को गुना करूंगा मैं 6.312 757,440। ये देखो ना आंसर, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी डिस्काउंटिंग कर लो आप। वन अपॉन 1.0775, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, इंटू 15 लाख 766 188, ये दे रखा सही है। करो ना टोटल बेटे, कितना आ गया ये, 15 लाख इंटू 0.511, ये आया था 7,66,500। इसका टोटल मारो ना,
757,440, इसका टोटल आ गया 15,23,940। फेयर वैल्यू कितनी है? अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये बनती है, इसकी फेयर वैल्यू ये बनती है, इसका डिफरेंस निकालो आप। 14,170। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है, ये गेन है इसका, और ये गेन ओसीआई में जाएगा आपका। ये पूछ रहा है आपसे। अभी भी इस क्वेश्चन का फंडा नहीं समझे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जो मेरे को समझ में आया। इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था बेटे, इन्होंने 1 साल पहले रिकॉर्ड किया था आईआरआर पे, ट्रांजैक्शन प्राइस पे 15 लाख पे। 1/20 इन्होंने ड्यू किया, 1/20 पे कर दिया, 15 लाख का क्लोजिंग आ गया। और वो 15 लाख का जो क्लोजिंग है उसकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट देख रहे हैं हम। अगर इसमें एसओएफआर चेंज नहीं होता तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 15 लाख की मेरी कैरिंग अमाउंट थी, 15,38,110 का मेरा फेयर वैल्यू था, 38,110 में फेयर वैल्यू गेन ओसीए में डाल देता, होता ये। पर हुआ क्या, एसओएफआर डिक्लाइन हो गया, तो जो रेट है वो 7.75 रह गया। तो हम कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि यार सारा तो गेन नहीं बुक करना चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल कैश फ्लोज को नए आईआरआर पर डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि ये आपकी बुक्स में होनी चाहिए। और फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का गैप जो है 14,000 समथिंग का, वो इन्होंने गेन माना और ओसीए में लेके जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये रेज होता है कि जनरल साहब चलो आपकी सारी बात ठीक है, ये जो 15-23 आपको दिख रहा है, ये जो 15-23 है, आपकी किताबों में तो 15 लाख पड़े हैं, तो पहले आप इसको 15-23 बनाओगे, फिर इसको 15-38 बनाओगे। ये गैप तो चलो ओसीआई में चला गया, ये गैप का क्या करोगे? इस गैप के ऊपर इन्होंने नोट नहीं लिखा कि 15 लाख को 15-23 कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्यू टू चेंज इन रेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये इंटरेस्ट वेरिएशन हो रहा है आपका। ये जो गैप है इसके ऊपर लिखना चाहिए था इनको, इन्होंने सिर्फ फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर लिखा है। मैं आपको इसका आंसर चेक कराता हूँ। ये बस मेरे को इन्हीं चीजों से इनकी नाराजगी रहती है। ये देखो आप, बॉन्ड का आईआरआर है 8%, इसमें 5% ये है, 3% फिक्स है, और ये इन्होंने 1,20,000 का ब्याज देना है जी 9 साल के लिए, 15 लाख का ये देना है। बस इन्होंने क्या किया, इसकी फेयर वैल्यू निकाली, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये नोशनल प्रेजेंट वैल्यू निकाली इन्होंने कि सारे कैश फ्लो सेम है, रेट आप रिवाइज करके लो, ये नोशनल प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने दोनों का डिफरेंस निकाल के गेन बुक कर लिया। चलो सारी बात ठीक है। अब ये कह रहे हैं जी जो लाइबिलिटी है ना, ये साल के एंड में इतनी दिखेगी। अरे भैया 15 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, आप उसको 15-38 बना रहे हो और गैप बता रहे हो 14,170 का, तो ऊपर वाला 23,000 समथिंग का गैप, उसके बारे में भी तो लिखो। अगर आप 15 लाख की लाइबिलिटी को 15-38 बता रहे हो फेयर वैल्यू, तो बीच में गैप तो 38,000 का है, आप अकाउंटिंग तो 14,000 की बता रहे हो बाकी, तो फिर आपको लिखना चाहिए ना कि इंटरेस्ट वेरिएशन हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये चीज है उसमें, ये क्वेश्चन है बेटे आपका। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रख लेना। पहली बात तो ये आंसर इनकम्प्लीट है, पेपर में आना नहीं चाहिए। अगर आ गया तो पेपर में आप इस 23,000 के बारे में मत लिखना, ये समझने के लिए है, ये गधे हैं, इनको बात समझनी, ये तो आंसर मिला मिला के चेक करते हैं। तो बस आप इतने लिख के आना, दो फेयर वैल्यू कंपेयर कर देना, 14,170 रुपए, ये बात है इसमें। एक नंबर के गधे हैं, मैं तो इनके पेपर चेकिंग सिस्टम से किलसा पड़ा हूँ। बच्चे को नंबर है यार, बच्चे ने सारा क्वेश्चन ठीक किया हुआ, नंबर काट रहे हैं, बताओ। बच्चे ने एक एंट्री गलत पास कर दी, उसके सारे नंबर काट लिए, बताओ, ये बात होती है यार। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गया बेटे, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। हमारी क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 166 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 172 पढ़ो, डिट्टो क्वेश्चन है ये, कट कॉपी पेस्ट, रीपरचेज वाला क्वेश्चन है ये, मैंने कराया हुआ है सर, दो क्वेश्चन कराए हुए हैं इस पे। मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया। लो जी, मैं वो ओसीआई डी रिकॉग्नाइज करने वाली आपको बात नहीं बता रहा था अभी, ये वही क्वेश्चन है। ये हमारी क्लास बुक का है बेटे, 103 में जाओ, ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 71 है, क्लास बुक का, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो कराया वो क्वेश्चन आपको।
अच्छा जी, 15 नंबर पे आओ। लो जी, एक और, इस बार तो 103 का बोलबाला कर दिया सर इन्होंने, 103 कर रखा है। ये भी क्लास बुक का, डेफर टैक्स का, क्वेश्चन नंबर 53 है। हाँ जी, डिट्टो, कट कॉपी पेस्ट। क्लास बुक में जाओ, पेज नंबर 44 है जी, मैंने लिखा हुआ बेटा, नोट करके बैठा हूँ, कुछ नया है ही नहीं। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। चलो जी, मैं आ गया 16वें में। लो, क्लास बुक का इंडियस 21, क्लास बुक का 18वां क्वेश्चन देखो जी आप, डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है जी। अच्छा, लो जी 17 में आ गए, कट कॉपी पेस्ट, क्लास बुक में जाओ, और ये मेरी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 58 है जी, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो। कुछ नया नहीं है, मैं क्यों पढ़ाऊंगा आपको, टाइम वेस्ट करूंगा आपका, जब क्लास में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ गए सर हम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, पढ़ लेते हैं आओ। इस क्वेश्चन में मेरी कोई नाराजगी नहीं है सर, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, फॉरेन करेंसी के ऊपर है। द ओपनिंग बैलेंस शीट एट 1 April X6 of an Indian company which accounts for its transactions in INR, which consist of cash of 1 lakh rupees, share capital of 1 lakh rupees। ध्यान रखेंगे हम, पहली बात तो डेट बता रहा है 1 April X6, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, तो कैश का भी ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल का भी ओपनिंग बैलेंस है। चलो ठीक है। द कंपनी बोरोज अ लॉन्ग टर्म लोन ऑन 30th September X6 $2200, एक्सचेंज रेट उस टाइम पे था 87 का, कोई और ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पूरा साल, और एक्सचेंज रेट आते आते क्लोजिंग में 85 रह गया। अब 87 का रेट 85 रह गया, तो 2 रुपये, 2 इंटू 2200, 4400 रुपये, ये गेन है सर इनको, एक्सचेंज गेन हो गया। रेट डिक्लाइन हुआ है, रेट डिक्लाइन हुआ है, 87 से 85 हुआ है, 2 रुपये का डिक्लाइन है, 4400 रुपये का गेन हुआ है इनको। और सारे बच्चे जानते हैं कि जो सेटलमेंट वाला गेन है वो तो कैश में एडजस्ट होता है, वो नहीं हम रिवर्स करते, लेकिन बैलेंस शीट डेट को मॉनेटरी आइटम्स के ट्रांसलेशन पे, मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे रिपोर्ट करते हैं, तो मॉनेटरी आइटम की रिपोर्टिंग में जो एक्सचेंज लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो नॉन कैश होता है, वो कैश फ्लो बनाते वक्त आपको हटाना पड़ेगा। तो ये जो 4400 रुपये हैं, ये वो जो नेट प्रॉफिट से बाहर निकालने पड़ेंगे। ये तो मुझे नेट प्रॉफिट से बाहर निकालने पड़ेंगे, नॉन कैश इनकम है सर ये तो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये बैलेंस शीट दे रखी है इन्होंने, मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग है 4400 रुपये की, ये वही है सारी की सारी। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ तो सबसे पहले लिखूंगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेरे पास है नेट प्रॉफिट 4400 रुपये का, मैं इसमें से माइनस करूंगा एक्सचेंज गेन 4400 रुपये, नॉन कैश इनकम है, तो ये नील हो जाएगा, मैंने कुछ कमाया ही नहीं। ये तो नॉन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दी समरी ऑफ कैश एंड बैंक, ये तो नॉन कैश गेन है, हटा दिया मैंने। अच्छा, फिर मेरे पास लॉन्ग टर्म गेन है 187 का, नहीं, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, जब हम यहाँ पे लोन लिखेंगे तो $2200 मैंने लिए थे, उस टाइम पे 87 का रेट था, तो मेरे पास तो 87 के हिसाब से कैश आया होगा ना, बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग रेट होता है, मैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक, कितना 191,400 आ जाएगा यहाँ पे लोन, बहुत बढ़िया जी। ये रहा कैश और ये रहा कैश, ये रहा कैश, बिल्कुल ठीक है। इसका टोटल मारा हमने 191,400, इन्वेस्टिंग कुछ है ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस हमारा
1,00,000 का है, तो क्लोजिंग अपने आप ही आपका 291,400 आ जाएगा, कैश फ्लो मैच हो जाएगी। पूरे क्वेश्चन में दो तो ट्रांजेक्शन है, एक लोन की और एक एक्सचेंज गेन की। तो इंड AS 7 में क्या मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं कि एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस रिवर्स करने हैं, डेटर क्या तो डेटर में से, लोन क्या तो लोन में से, और सारा इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालना। पढ़ी हुई चीजें सर, कुछ नया है ही नहीं। बताओ, अब इसका आंसर दिखाऊंगा, आप हंसोगे। ये रही कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग 4400 का प्रॉफिट था, हटा दिया, 0 रह गया, और इन्वेस्टिंग है ही नहीं इसमें। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। टोटल 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 टोटल, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम हो गया। 18वां क्वेश्चन, ये तो आसान था, कुछ था नहीं इसमें तो। चलो मैं 19वें में आता हूँ अब। लो जी, 19वां क्वेश्चन, रिलेटेड पार्टी का है सर। इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, बिल्कुल देखते आइए। मिस्टर वाइज फादर owns 100% of shares in A. वाइज फादर, और इसके पास 100% शेयर्स हैं किसके, ए लिमिटेड के। अच्छा ठीक है। मिस्टर वाई एंड मिसिज वाई ओन 100% शेयर्स इन बी। मिस्टर वाई एंड मिसिज वाई, इनके पास 100% शेयर्स हैं बी के। ओके। मिस जेड, who is Mrs. Y's sister, provides bookkeeping services from time to time to B. एक सर कोई मिस जेड है, ठीक है, ये किस कंपनी को सर्विस दे रही है, बी को, सर्विसेज बुक कीपिंग। ओके। और ये जो मिस जेड है, ये इसकी सिस्टर है। बहुत बढ़िया जी, चलो आगे चलते हैं। However, Miss Z is not an employee of B. वो तो मुझे भी पता है, आपको किताबें लिखने आता है, वो एम्प्लॉय थोड़ा ना होता है, वो तो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। A Limited has increased its loan of 1,50,000 to B 2 lakh during the year, for which A Limited charges are below market rate of interest. A ने B को लोन दिया है सर, और सस्ते रेटों पे। ए ने बी को लोन दिया है सस्ते रेटों पे। मेरे को सारी बात समझ में आ रही है, मुझे आगे पढ़ने दो। रिक्वायर्ड स्टेट वेदर मिसिज वाई फादर एंड मिसिज वाइज सिस्टर आर रिलेटेड पार्टी ऑफ बी। क्या वाई का फादर और मिस जेड बी की रिलेटेड पार्टी है? क्या ये बंदा और ये मिस जेड क्या बी के रिलेटेड पार्टी है, ये पूछ रहे हैं। बी से क्या कनेक्शन है? तो पहले इस केस स्टडी को समझो आप। पहले तो आप केस स्टडी को आराम से समझो, और समझना ये है कि 100% शेयर्स हैं मतलब कंट्रोल है। 100% शेयर्स हैं मतलब कंट्रोल है। तो सबसे पहले आपको पेपर में ये लिखना पड़ेगा कि ए का कंट्रोल वाई के फादर के पास है, बी का कंट्रोल वाई और उसकी वाइफ के पास है, और ये फैमिली है। ये फैमिली है मतलब दोनों कंपनियों का कंट्रोल एक ही फैमिली के पास है। तो ए और बी दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी है। यस, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी है। जब ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हैं तो बी वाई का रिलेटेड पार्टी बन गया, मिसिस वाई का बन गया, और उसके फादर का भी बन गया।
जब एक ही फैमिली के पास कंट्रोल है, आपको मैंने पढ़ाया था ना, एक जगह कंट्रोल होना चाहिए अगर दो लोग आपस में कॉमन है। तो यहां पे कंट्रोल की बात हो रही है, दोनों जगह कंट्रोल है। तो पहली बात, ए और बी आपस में रिलेटेड है, वाई और ए आपस में रिलेटेड है, वाई और ए आपस में रिलेटेड है, यस। वाई इज अ फादर, मैं तो एक सेकंड रुको, मैं दोबारा लिखता हूं। सबसे पहला रिलेशन ये है, वाई इज अ फादर एंड ए, यस। अच्छा, ये दोनों मिस्टर वाई एंड मिसिस वाई एंड बी, यस, दोनों हैं। क्या ए एंड बी, यस, क्योंकि सारा कंट्रोल एक ही फैमिली के पास है, फादर सन डॉटर इन लॉ सब एक ही फैमिली में है। अच्छा, फिर वाई इज फादर और बी, यस। क्या फादर रिलेशनशिप में आता है? अरे फादर का नाम तो लिखे होता है। अगर वाई इसका रिलेटेड पार्टी है तो वाई का फादर भी इसका रिलेटेड पार्टी है। अरे भैया लिखवाया तो था, फादर मदर सन डॉटर ब्रदर सिस्टर स्पाउस, और उसमें एक चीज और था, क्लोज मेंबर टू फैमिली। तो अगर क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कहता जी वाई के फादर का एक मिस जेड का क्या बी के साथ क्या रिलेशन है? तो मैं बोलूंगा वाई इज कंट्रोलिंग बी, सो वाई इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ बी। मिस्टर वाई इज नॉट only the related party, Mr. Y will also include his family, spouse, father son daughter सब आएंगे उसमें। तो आप लिखेंगे Y is controlling company B, so Y is a related party for B, as well as his father is also a related party for B because he is a family member। ये लाइन आप वहां लिख के आएंगे। अब आते हैं Z पे, मिस Z पे। मिस जेड जो है वो सिस्टर इन लॉ है भाई, वो उसकी वाइफ की सिस्टर है तो सिस्टर इन लॉ ही हुई। तो सिस्टर इन लॉ भी बी की रिलेटेड पार्टी हो सकती है अगर वो क्लोज मेंबर टू फैमिली है। तो अगर वो क्लोज मेंबर टू फैमिली है, नहीं है तो नहीं है तो है, क्योंकि वो रिलेशनशिप की लिस्ट में तो नहीं आती, फादर मदर सन डॉटर ब्रदर सिस्टर स्पाउस। तो वो क्लोज मेंबर में देखना पड़ेगा आपको, टेस्ट करो कि क्लोज मेंबर है कि नहीं है, इतनी सी बात है बस। अगर मैं आपको इसका पहले पार्ट का आंसर चेक कराता हूं, इसका अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूं, देखो ये चार्ट सा तो वही बनाया इन्होंने जो हमने बनाया था। मिस्टर वाइज फादर एंड मिसिस वाइज सिस्टर आर रिलेटेड पार्टी ऑफ बी if they are close family member of either way or way, they are close family if they might be expected to influence their influence। पागल आदमी है, फादर तो होता ही है क्लोज फैमिली में, पागली वाली बात। फादर तो क्लियर लिखा हुआ है, फादर के बारे में थोड़ा ना क्लोज मेंबर है। क्लोज मेंबर तो आजकल वो जो रिलेशनशिप चलता है लिव इन वाले, उसके बारे में आपको बताया था। लोग मर्यादा में कहाँ रहते हैं आजकल, मेरी बात समझे। फादर के लिए तो लिखो आपकी फादर तो फैमिली का पार्ट है, वो तो रिलेटेड पार्टी है ही। जेड पे लिखो आपकी वो क्लोज मेंबर है कि नहीं है। अगर वो क्लोज मेंबर है तो वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, वो रिलेटेड पार्टी है, नहीं है तो नहीं है, बस खत्म हो गई बात। बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, आंसर में सेकंड पार्ट में आते हैं सर। व्हाट डिस्क्लोजर इज टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू द लोन गिवन बाय। इसमें हम लिखेंगे कि जी हमारा कंट्रोल सेम फैमिली के पास है तो हम आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, हमने लोन की ट्रांजैक्शन की है और लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट रेट से लो है, बस खत्म। एक नोट ही तो लिखना है इसके अंदर, ज्यादा कुछ थोड़ा ना इसमें। बोथ एंटिटीज शुड डिस्क्लोज द नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग इंक्रीज इन लोन इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ए शुड ऑल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट ड्यू टू दिस, जो बैलेंस शीट में बैलेंस, और एक इनको बताना चाहिए कि कंसेशनल रेट हुआ है हमारा। वर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, मतलब निकल के आना चाहिए बस कि जी 2 लाख की ट्रांजैक्शन है, ये हमारे बैलेंस आउटस्टैंडिंग है और जो रेट है वो मार्केट रेट से कम है, बस हो गया काम खत्म। मेंशन करना है आपने। और क्या आंसर है? वेदर बी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द डीलिंग्स विद सिस्टर ऑफ मिसिस वाई इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर सिस्टर को आपने क्लोज मेंबर मान के रिलेटेड पार्टी माना है तो जो बुक कीपिंग के आप पैसे दे रहे हैं वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी और डिस्क्लोजर में आ जाएगी। अगर आपने उसको क्लोज मेंबर नहीं माना और वो रिलेटेड पार्टी नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात है बेटे, ये देखो, ये तो उसके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्क्लोजर आएगा कि नहीं आएगा। देख लो, बी लिमिटेड वुड हैव टू डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शन विद वाई सिस्टर इफ सिस्टर माइट बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस्ड बाय, फिर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। सिंपल क्वेश्चन था जी ये, कैश फ्लो का भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो है 102 का वो बढ़िया क्वेश्चन है, वो हमें चेक करना चाहिए बेटे। आओ, बीसवां क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एट 1 अप्रैल x1, मैं लिख लेता हूं 1 अप्रैल x1, ठीक है। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स विद इट्स एम्प्लॉइज, बहुत बढ़िया। द टर्म्स ऑफ द अवार्ड आर एज फॉलोज, क्या टर्म्स बता रहा है जी? पहला पॉइंट, एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द एंटिटी फॉर 5 years, वेस्टिंग पीरियड 5 साल का है। आफ्टर दैट दे विल रिसीव अ कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंटिटीज शेयर्स। किस चीज की बात हो रही है? कैश पेमेंट की। 5 साल के बाद कैश पेमेंट करनी है, तो पढ़ने में लगा कि ये SAR का क्वेश्चन है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। तो आपको SBP लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी और 5 साल के बाद लाइबिलिटी टू बैंक कर देंगे हम। तो हर साल हम लाइबिलिटी बुक करेंगे 5 साल तक। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, क्या कहते हैं? इफ द एंटिटी अचीव्स अ सक्सेसफुल IPO ड्यूरिंग द 5-year period, the employees will receive free shares rather than a cash payment। लो जी, कंडीशन लगा दिए। पहले उसको कहते हैं 5 साल जॉब कर, तेरे को कैश दे देंगे। फिर उसको कहते हैं अगर इस 5 साल में ड्यूरिंग 5 year हमारा IPO लॉन्च हो गया तो फिर हम आपको कैश देंगे नहीं, हम तो फ्री में शेयर देंगे आपको। और अगर आप फ्री में शेयर देंगे तो जो लायबिलिटी है वो रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या दिक्कत है? So employees might receive free shares at the time of IPO or cash payment at the end of 5th year, both but not both। सिंपल सी बात है, अगर IPO लॉन्च नहीं हुआ तो कैश ले जाना 5वें साल के एंड में, और अगर IPO लॉन्च हो गया तो कैश भूल जाओ, वो IPO के टाइम पे हम आपको शेयर दे देंगे। दोनों नहीं मिलेंगे, एक चीज मिलेगी, या तो IPO के टाइम पे शेयर मिलेंगे और अगर IPO नहीं आया तो 5वें साल के एंड में कैश दे देंगे। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। नो एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू लीव द एंटिटी ओवर द नेक्स्ट, कोई जाएगा ही नहीं। लो कर लो बात, सब लालच में लगे हुए हैं, कोई एम्प्लॉय जाएगा ही नहीं, ना कोई डिपार्चर रेट है ना कोई लेफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ गया, एट द एंड ऑफ द अवार्ड टिल द एंड ऑफ 2nd year, ध्यान से पढ़ना बेटे, टिल द एंड ऑफ 2nd year it was not probable that a successful IPO would occur before 5 years। पहले साल और दूसरे साल इनको IPO की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जब पहले 2 सालों में IPO की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो सीधी सी बात है SBP लाइबिलिटी बुक करेंगे और SCR की अकाउंटिंग शुरू करेंगे।
पहले साल भी एसबीपी लाइबिलिटी बनाएंगे, दूसरे साल भी एसबीपी लाइबिलिटी बनाएंगे। तो पहले 2 साल में तो दूर दूर तक आईपीओ नहीं है, तो हम तो एससीआर के हिसाब से चलना शुरू करेंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन कहता है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अ सक्सेसफुल आईपीओ बिकम प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट टू अक्कर इन ईयर 4। तीसरे साल के एंड में आईपीओ प्रोबेबल हो गया, तीसरे साल के एंड में पता लग गया हमारा आईपीओ आने वाला है और चौथे साल में आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड ईयर के एंड में आपको एसबीपी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, हम पुराने वाली एसबीपी लाइबिलिटी को उठा के एसबीपी रिजर्व में मारेंगे और एसबीपी रिजर्व की अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। पहले साल एसबीपी लाइबिलिटी, दूसरे साल एसबीपी लाइबिलिटी, तीसरे साल अब आईपीओ प्रोबेबल हो गया तो एसबीपी लाइबिलिटी को रिवर्स करेंगे हम और अकाउंटिंग शुरू कर देंगे एसबीपी रिजर्व की। अब आ गया चौथे साल का एंड, आईपीओ आ गया सर और एम्प्लॉइज को हमने फ्री शेयर दे दिए हैं। अरे सीधी सीधी बात यार, 4 साल की अकाउंटिंग है, पहले 2 साल एससीआर के हैं और अगले 2 साल आपके एसबीपी रिजर्व के हैं और उसके बाद शेयर इशू कर देने आपने। इतना सा तो क्वेश्चन है बेटे। अब आपको ये बता रहा है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड अवार्ड ऑल्टरनेटिव 1000 रुपए है एट द ग्रांट डेट। हमें इससे क्या लेना बताओ? हमें तो एससीआर देखना है, एससीआर तो बढ़ते हुए प्राइस पे होता है। द फेयर वैल्यू ऑफ कैश सेटल्ड ऑल्टरनेटिव, इसको पढ़ो आप, कैश वाला क्या है ये देखो। इग्नोरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ आईपीओ विल हैपन इन द 5 years। पहले साल में 50, फिर दूसरे साल में हो गया 500, फिर तीसरे साल में हो गया 100, फिर हो गया 50। देखते हैं जाओ। एम्प्लॉय कितने हैं? क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताया? नहीं बताया सर, कोई बात नहीं। पहले साल है 50, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, गुना करेंगे 1 से, तो ये आ गया 10 रुपये। ये मेरी एसबीपी लाइबिलिटी है। फिर आ गया 500, कोई बात नहीं, 500 को डिवाइड करेंगे 5 से, गुना करेंगे 2 से, ये आ गया 200, माइनस करेंगे 10, तो ये आ गया 190। तो मेरे पास 10 और 190 एसबीपी लाइबिलिटी कितनी हो गई है? 200। लेकिन अब आ गया शेयर की बात। थर्ड ईयर में कंफर्म हो गया कि शेयर देंगे, तो फिर आपको ये मार्केट प्राइसेस नहीं पढ़ने हैं। अब थर्ड ईयर में हमारे पास 1000 रुपए की वैल्यू है ग्रांट डेट की। जब शेयर इशू करने होते हैं तो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू के हिसाब से होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आगे 1000 रुपए हैं। मैं आपको चेक कराऊं बेटे इसका आंसर? ठहरो ना, आपको लगेगा सर हमें लिखे जा रहे हैं। ये देखो 17, 18, 19, 20, ये देखो पहले साल 10 रुपए की लाइबिलिटी बुक करी, दूसरे साल 190 की लाइबिलिटी बुक करी, तीसरे साल ये जो 200 रुपए हैं इसको एसबीपी रिजर्व बना लिया हमने, रिवर्स हो गया। जो लाइबिलिटी आप बना के बैठे हैं उसको रिवर्स कर दिया हमने। अब मेरे पास 1000 रुपए की इक्विटी ऑप्शन है, मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 3 से गुना करूंगा, 750, 200 पुराने, 550। ये मेरे को और एक्सपेंस बुक करना है थर्ड ईयर में। सर ये 4 क्यों लिया? थर्ड ईयर के एंड में पता है ना कि चौथे साल में आईपीओ आ रहा है, तो चौथे साल में शेयर देने पड़ेंगे, तो वेस्टिंग पीरियड आपका 4 रह गया। 1000 रुपए की ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है शेयर की, पहले तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चल रहे थे क्योंकि एससीआर था, अब तो शेयर के हिसाब से चलना है। तो ये देखो लो 1000 रुपए का 3/4 माइनस 200, 550। अब आपके पास जो एसबीपी रिजर्व है 750 हो गया ना 3 साल का। चौथे साल में फिर 250, ये रहा, क्योंकि अब तो फाइनली आ ही गया और फिर शेयर इशू कर दिया आपने। ये क्वेश्चन है। ये अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आसान है जी, अगर आप देखोगे तो वैरायटी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पहले इन्होंने दिया नहीं कभी कि हमने अकाउंटिंग शुरू की हो लायबिलिटी के हिसाब से और बाद में स्विच ओवर करके उसको शेयर में ले गए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन में क्या है, पहले 5 साल वेस्टिंग पीरियड था,
पहले साल खर्चा एसबीपी लाइबिलिटी, दूसरे साल फिर एसबीपी लाइबिलिटी, फिर हमारी इंटेंशन चेंज हो गई तो लाइबिलिटी को रिजर्व बना लिया, उसको रिवर्स कर दिया हमने। अब 1,000 रुपए के हिसाब से 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तीन साल में 750 होना चाहिए, 200 पड़ा, 550 डाल दो, 750 हो गया, फिर 250 डाल के 1000 कर लो, फिर इशू कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आरटीपी बनाइए। तो एक तो 102 का क्वेश्चन देख लेना, ये पेपर में अगर आता है तो 4 नंबर के लिए आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। और एक 109 का वो एसओएफआर वाला क्वेश्चन देख लेना बेटे, आधा अधूरा सा, बाकी आरटीपी आपकी। इसके बाद मैं आपको एमटीपी की वीडियो शेयर करके देता हूँ बेटे। थैंक यू वेरी मच।